सरकार चुनाव लड़ती है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो पाकिस्तान से लड़ता है, हमारे देश की जनता कोरोना से लड़ती है और हमारी सेना दुश्मनों से लड़ती है। सिर्फ हमारी सरकार ही ऐसी है आज देश के अंदर जो चुनाव लड़ती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज इस देश के अंदर हम समाजवादियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक तरफ सुबह से शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जिस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है, झूठ बेचा जा रहा है, उससे इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और समाजवादियों ने ही हमेशा से जब भी ऐसे संकट आए हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को पीछा करने से या सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करने में सबसे ज़्यादा सक्षम अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी। इस देश के अंदर जिस तरीके से गोदी मीडिया ने, मुझे बार बार बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इस सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात की होती है कि दुनिया में हमारी मीडिया का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। जिस वक्त वार चल रहा था उस वक्त हम पूरे देशवासियों की धड़कनें रुकी थी। ऐसे सूरत में इस देश के अंदर गलत न्यूज़, गलत मैसेज से हमारे देश की सेना को डिस्टर्ब किया गया। हमारे CDS ने भी, मिस्टर चौहान ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मीडिया, गलत मीडिया की अफवाहों से हमारा 15% का जो समय है वो बर्बाद हुआ। तो हमारे देश की मीडिया भी देश की सांप्रदायिक सरकार के साथ मिलकर वो खेल खेल रही है जो इस देश के आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा और पाकिस्तान की हरकत के बारे में हम लोगों ने तमाम देशों को इस बात से अवगत कराया। अगर हमारा मीडिया ईमानदारी से रोल अदा किया होता तो शायद हमको ये डेलीगेशन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी बात, मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि आज के इस दौर में सच को सच लिखना एक बहुत बड़ा काम है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा युद्ध, धर्म युद्ध, अगर मैं उसको उर्दू में अगर बोलूँगा तो क्या होगा कि उसको मिसप्रिंट होता है वो, या उसका गलत तरीके से अर्थ लिया जाता है। धर्म युद्ध बोलते हैं जिहाद को, है ना। अगर सच को सच बोलना है तो आज एक ये जिहाद है जिसको हम धर्म युद्ध बोलते हैं। तो आज के ज़माने में ईमानदार मीडिया, ईमानदार चैनल और ईमानदार जो है यूट्यूबर्स, इनकी देश को सख्त ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा काम करेंगे अगर ये हकीकत सारे देश के सामने लाने में आप मदद करेंगे। तो ये देश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने जब समाजवादी सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर ये बात सामने रखा था कि इस देश में दो तरीके का देश बसना नहीं चाहिए, एक देश अमीरों का और एक देश गरीबों का, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि देश के अंदर जो सरकार है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सरकार नहीं है। और हो रहा क्या है कि जिस तरीके से, गलत तरीके से हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिस जनता ने आज बढ़ती महंगाई का भाव नहीं पूछना चाहिए, उस जनता को सुबह से शाम तक इस तरीके के इशू में उलझा दिया जा रहा है कि वो सिर्फ ज़िंदा रहने को और जो राशन मिल रहा है उसको ही जीने का एक असली मकसद समझ रही है। ये गलत है। जहाँ देश के अंदर हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि दवा और पढ़ाई जो है ये सब मुफ्त होना चाहिए, तो दवा और पढ़ाई मुफ्त तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा हो गया कि पढ़ाई के लिए हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा माफियाओं ने पूरा एजुकेशन सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है। मेडिकल सिस्टम यह हाल हो गया है कि जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जितने जो बन चुके हैं, जो चल रहे हैं, वो पूरा एजुकेशन का एक माफिया, हेल्थ का एक माफिया चला रहे। तो देश के अंदर ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है जो जनता के आम मुद्दों से भटककर उद्योगपति और पैसे वालों के लिए काम कर रही है। और
औरंगाबाद शहर में आज जब हम लोग आए तो औरंगाबाद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम लोग आए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। एक दौर में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था, यहाँ नगर सेवक भी चुनकर आए और उसके बाद यहाँ का संगठन कुछ कमज़ोर हुआ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की एक पार्टी, जिसके नेता यहाँ पर रहे, जिसके खासदार यहाँ रहे, आमदार रहे, नगर सेवक रहे, हमने देश में देखा है अक्सर व बेशतर कि दो तरीके की राजनीति चल रही है और मीडिया जो है दो तरफ बटा हुआ है। एक बटा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के साथ में, और दूसरा बटा है हैदराबाद में। तो ये दो मीडिया को दो कवरेज बड़ी जल्दी मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या खाया ये भी मीडिया में मालूम पड़ जाता है, असदुद्दीन ओवैसी ने किसको कितना डांटा ये भी मालूम पड़ जाता है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला ये भी मालूम पड़ जाता है। और ये यहाँ पे आजकल जो आपके नेता है, क्या नाम उनका, अरे जो नाचने गाते हैं आजकल, क्या नाम है उनका, हाँ, इम्तियाज़ जलील। हाँ, ये तो पत्रकार थे, मैंने तो पहली बार देखा, और डांस भी बहुत अच्छा करते, अच्छे डांसर हैं। और खैर, और जिस तरीके से उन्होंने, मैंने सुना अभी आते आते उनका एक वीडियो देख रहा था गाड़ी में, बम्बई के अंदर उन्होंने गोवंडी, शिवाजी नगर गोवंडी के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब के ख़िलाफ़ बहुत अजीब टिप्पणी उन्होंने की, वो भी सुन रहा था मैं। खैर, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। चुनाव के दौरान मेरी उनसे बात हुई थी और समाजवादी पार्टी जो है औरंगाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ी है और इम्तियाज़ जलील साहब ये उसके पहले मध्य से चुनाव लड़े थे 2014 में जब वो आमदार बने थे। तो हमने जो है मध्य को छोड़कर पूर्व से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने मध्य छोड़कर पूर्व से चुनाव लड़ने आए, ये हमको थोड़ी मालूम था, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर 28 से 29 जो भी उम्मीदवार खड़े रहे होंगे, लेकिन उनको टारगेट करना है समाजवादी पार्टी को। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो चुनाव जहाँ से लड़ते थे वहाँ से समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। समाजवादी पार्टी पूर्व में गई चुनाव लड़ने के लिए, ये पूर्व में आ गए, इसमें हमारी थोड़ी कोई गलती है। आप समझे मेरी बात, जो बात बोल रहा हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, जब इनसे मेरी बात हुई थी तो ये भी बात हुई थी कि भाई अबू आसिम आज़मी साहब के सामने भी आपका उम्मीदवार है, हमने तो जिस उम्मीदवार को बी फार्म दिए थे तो हमारे महासचिव अब्दुल रऊफ़ साहब से वो बी फार्म वापस बुलवा लिए थे हमने कि नहीं भाई ठीक है, अगर उम्मीदवार कहीं गिरते हैं और हमको ज़िम्मेदार कोई ठहराना नहीं चाहिए करके। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब के सामने जिस उम्मीदवार को दिया गया वो उम्मीदवार का उन्होंने फॉर्म नहीं उठाया। आखिरी में हमने 2:30 बजे बी फार्म फिर से दिया उम्मीदवार को। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, उस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना कोई काम या ऐसा कोई काम नहीं है जो कम्युनिटी को गिनाया जा सके, सिवाय इसके कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सरकार में जो मंत्री गैर ज़रूरी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी नेता जो है सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। और हम लोग, समाजवादी लोग, ऐसे हर लफ्ज़ का, ऐसे हर भाषण का विरोध करते हैं, ऐसी हर उस बात का विरोध करते हैं जो इस देश की एकता और अखंडता के ख़िलाफ़ रहता हो। जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन्म, जिसकी पैदाइश ऐसे जुमले से हो कि हटा दो पुलिस को, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, उसके बाद जो एग्रेसिव भाषण उन्होंने किया, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पैदाइश हुई है महाराष्ट्र और दीगर में। तो समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम लोगों का, ऐसे तमाम स्पीचेस का, ऐसी तमाम बातों का विरोध करती है और करती रहेगी जो मुल्क के अंदर किसी भी सूरत में किसी भी समुदाय को और देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमेशा ख़तरा जैसी हो। आज मीडिया, हैरत की बात होती है कि समाजवादी पार्टी के एक आमदार
अफजाल अंसारी नाम है उनका, उन्हें आज से 4-5 दिन पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। वजह थी कि उनकी हेट स्पीच, अगर मैं आपको वो स्पीच सुनाऊं और उसके बाद मैं कम से कम 100 ऐसे एमएलए और एमपी की स्पीच सुनाऊं जो भारतीय जनता पार्टी और दीगर पार्टियों के लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, अगर उनकी भाषा सुनाऊंगा, दोनों की भाषा अगर आपकी अदालत में रखकर कंपेयर करूंगा, तो आप खुद ही बता देंगे कि किसे अयोग्य घोषित करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो ये देश के अंदर एक तरफा कानून का इस्तेमाल करके एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय को निशाना बनाकर देश के अंदर बदनाम करने की साजिश और कोशिश हो रही है, जो कि इस देश के लिए बहुत गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जिस तरीके से मैंने नाम लिया इम्तियाज़ जलील साहब का, पिछले वक्त मैंने इम्तियाज़ जलील को कहीं तो भी सुना था भाषण कि उनके चुनाव के वक्त में पहली बार में ऐसे भी लोग आगे आए जिन्होंने अपना ऑटो बेचकर उनके चुनाव में पैसा लगा दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग जिन्होंने अगर ऑटो बेचकर उनके लिए पैसा लगाया, तो आज वो ऑटो बेचकर पैसे लगाने वाले का कुछ घर बना या ऑटो वापस दिया गया या खुद का मन्नत बना दिया गया, ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बम्बई में ये बात उन्होंने कहा, अबू आसिम आज़मी साहब को दलाल कहा, मैं पूछना चाहता हूँ इम्तियाज़ जलील जैसे नचैया से ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस वक्त इम्तियाज़ जलील ने राजनीति में कदम रखा भी नहीं होगा, उस वक्त अबू आसिम आज़मी साहब ने इस देश के माइनॉरिटी का अक़लियतों की लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ जैसी लड़ी, वैसा किसी नेता ने नहीं लड़ा। तो जब ये इनकी सियासत में जब ये कदम भी नहीं रखे होंगे, तब अबू आसिम आज़मी साहब ने वो काम करके दिखाया जो इनके कायद, इनके नेता या जो लोग सो कार्ड जो लोग हैं, जो आज जिनको मीडिया बहुत कवरेज देता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी में एक भ्रम पैदा हो, वो कोई नहीं कर पाया। तो ये मेरा आरोप ही नहीं बल्कि ये सच्चाई है, और अबू आसिम आज़मी की बराबरी ना ये कर सकते हैं ना कभी करेंगे। और रहा सवाल है इसका जवाब देने के लिए अबू आसिम आज़मी साहब को कोई ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता इम्तियाज़ जलील जैसे एक मामूली से नचैया का कभी भी हम जवाब दे सकते हैं, ये काफ़ी है। तो ये मतलब नहीं है कि एमआईएम के ख़िलाफ़ बोलना या एमआईएम की मुखालिफत, लेकिन इस देश के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया किस तरीके से दो हिस्से में बटा हुआ है। हम चिल्ला कर सच्चाई बयान करते हैं, हमारी बातों को कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी बात बोले तो वो ऐसा लगता है कि उसको स्पेशल कवरेज मिलती है। तो ये कहाँ से होता है? कहीं कहीं ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता ही नहीं बल्कि ये एक सच्चाई है कि एमआईएम का जो आईटी सेल है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल काम करता है उसके लिए। ये मेरा आरोप नहीं, ये एक हकीकत है, आपको बता रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एमआईएम के आईटी सेल को पूरा कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है, आगामी महानगर पालिका चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं? आगामी महानगर पालिका चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, और इसी के लिए हम लोग महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे शहरों में पार्टी के संगठन को, सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। अकेले लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी से? ये तो अभी हम लोगों की मीटिंग होने की है, तय होगा, और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ने की, तो ज़रूर लड़ेंगे। हमारा मुद्दा इस वक्त ये है कि इस देश की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है, और देश की एकता और अखंडता को बचाना है तो हम समाजवादियों को और हम ख्याल दलों को आगे आना पड़ेगा और मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। रहा सवाल है डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, जनता के विकास का मुद्दा है, तो हम एरिया वाइज जो है, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं लोगों के बीच में जो पहले भी है और आज भी है, जिन लोगों ने यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीता है, जो बहुत सालों तक यहाँ पे सत्ता में भी रहे, ऐसी भी पार्टियाँ, ऐसे लोग भी हैं जो मंत्री रहे, लेकिन औरंगाबाद के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ एक ही काम हुआ है, वो औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर का नाम बदला गया है। इससे ज़्यादा इस क्षेत्र की कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि अगर नाम बदलने से विकास ज़बरदस्त अगर हो सकता है तो बदल दीजिए पूरे देश में शहरों के नाम, हमें खुशी होगी। अगर जनता का फ़ायदा होता है
अवाम का फ़ायदा होता है, बेशक नाम बदल दीजिए। नाम बदलने से अगर फ़ायदा होता है तो भाई ऐसा है, किसी के बनाए हुए शहरों को, किसी के बनाए हुए एक मॉडल को आपके पास नया बनाने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो लोग आप कॉपी कर लेते हैं, या ज़बरदस्ती उसी मॉडल को आप नाम बदल कर, जो विकास का तो कोई काम नहीं कर रहे आप। हम तो चाहते हैं कि अगर संभाजी नगर नाम हो रहा है और पूरे संभाजी नगर का, औरंगाबाद का पूरा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जनता खुश होती है उस विकास से, तो हमें कोई आपत्ति और हर्ज नहीं हो सकती। लेकिन हमें मालूम है कि इनकी नीयत में खोट है, ये सिर्फ नाम बदल सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। कुछ महीनों में यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी के पास तो अभी तक के शहर अध्यक्ष भी नहीं है, और जो भी शहर अध्यक्ष बनते हैं वो गायब हो जाते हैं बाद में। ऐसा है, कुछ कमज़ोरियाँ तो है, उसको हम तस्लीम भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के पास में शहर अध्यक्ष नहीं है ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, अभी हम जैसे बहुत सारी पार्टियों में क्या होता है, जनरली हम लोग जो है ये नर्सरी है, लीडर तैयार करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस शहर में बहुत से नेता दिए हैं जो अभी दीगर पार्टियों के कारपोरेटर बनकर बैठे हैं, आप ये भी तो देखिए। तो हमने यहाँ पर जो है जब नेता तैयार करते हैं ना, तो मैंने क्या बोला आपको कि सच के साथ चलने की जो हिम्मत है वो हर एक में नहीं होती है। होता है क्या है, जो जब लीडर तैयार हो जाता है तो दूसरी पार्टियां उसको अलग लालच दे देती है, अलग अट्रैक्शन मिलता है, तो बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं। पिछले कई सालों से आपकी पार्टी यहाँ एक भी बड़े मुद्दे पर कोई अच्छा बड़ा आंदोलन समाजवादी क्यों नहीं कर पाता, लोगों को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाता, क्या बात है? सुनिए ना, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जिन इश्यूज़ पर लड़ती है दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी जहाँ पर जुल्म नाइंसाफ़ी की दास्तान लिखने की कोशिश की जाती, इस महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी है जो सबसे पहले ऐसे तमाम इश्यूज़ पर आगे आती है। मैं हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आदमी साहब की आपको मिसाल दूंगा। औरंगाबाद का कौन सा ऐसा इश्यूज़ है जिसके ऊपर अबू आसिम आदमी साहब ने सबसे पहले दखलंदाजी नहीं ली? एक बात। दूसरी बात, ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि महाराष्ट्र के शहरों में अगर कहीं ज़्यादती होती, इनजस्टिस होता है, जो इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपसी भाईचारा ख़राब होने लगता है, वो तमाम इशू पर न सिर्फ हाउस में मामला उठता है बल्कि उस एरिया में हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच के वहाँ काम करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं नागपुर से आता हूँ। पिछले वक्त हमारे नागपुर में एक फसाद हुआ, आप लोग जानते होंगे। उस दंगे के अंदर बेचारे जो बेकसूर लोग, इनोसेंट जो अंदर जा रहे थे, जिन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था, जैसे मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 100 अगर लोग पकड़े गए होंगे तो 90 लोग ऐसे हैं जो इनोसेंट हैं, जिनका उस फसाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ के लोगों ने यहाँ के आपके पूर्व खासदार और वो नचैया नाचने वाला इम्तियाज़ जलील को फ़ोन किए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नागपुर के कई एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जिसका फ़ोन उठाया उसको ये बोला कि भाई ये मैटर में सेंसिटिव मैटर है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके के लोग। सर मेरा सारा सवाल ये है, अबू आज़मी साहब के बारे में कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा कोई ना कोई मसले उठाते रहे, बात करते रहे, कोई बात नहीं। यहाँ संगठन क्यों कमजोर है? यहाँ एक पानी की समस्या पे एक आंदोलन नहीं सर, आपको जवाब देने आना पड़ता है हुमायूं को यार। नहीं, जवाब तो मैं हर सवाल का देने को तैयार हूँ जी। मैं आपको एक बात बता रहा ना, मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि यहाँ का संगठन कमज़ोर है, और आज आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों से भी हेल्प चाहता हूँ कि मैं अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ना चाहता हूँ, संगठन मजबूत करना चाहता हूँ, क्योंकि मर्दों का काम करने वाले लोग हमको चाहिए, जो इश्यूज़ के ऊपर सरकार से टकराए, जनता के लिए कुछ भी कर गुजरे, ऐसे लोग चाहिए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो जनता को भावनात्मक तौर पर वर्गला कर सत्ता हासिल करे और फिर जैसे पहले बताया था कि हमने भी देखा है कि यहाँ पर समाजवादी के कॉर्पोरेटर थे, सारी चीज़ें थी। पिछले 10 सालों में ना तो कोई आपका संगठनात्मक बांधनी है, ना कोई मजबूती दिखाई गई। वो पार्टी के लेवल पे क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। आप महानगर पालिका की भी इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, और साथ में आप बोलते हैं कि मुस्लिम, विशेष करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ये भी बताते हैं। तो नुमाइंदे बड़े,
इस लिहाज से आपने पिछले 2 इलेक्शन में, चाहे MIM हो या कोई और पार्टी हो, उसके जो मजबूत कैंडिडेट थे उनके खिलाफ अचानक जो पैराशूट आपने उम्मीदवार डाला। मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव यहाँ से यूटी के में हम लोग थे, चुनाव लड़ने की बात आई तो हमको ये नहीं मालूम था कि आपके प्रिय पूर्व खासदार, मैं आप सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं एक आम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पूर्व खासदार इम्तियाज़ जलील जो मध्य से लड़ते, हमको नहीं मालूम था कि वो पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, पहली बात। हाँ, यहाँ से हमने मध्य में चुनाव लड़ने का निर्णय पहले से ही था हमारा, हमको नहीं मालूम था। पैराशूट से हम नहीं उतरे, पैराशूट से यहाँ पर इम्तियाज़ जलील उतरे हैं। उन्होंने मध्य छोड़कर पूर्व के अंदर चुनाव लड़ा। उनको ऐसा लगा कि शहर उनकी भभूति है, और थोड़ा सा क्या होता है इंसान में जब तकब्बुर और घमंड बढ़ जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से क्या वहाँ से भी लड़ूंगा तो जीत जाऊँगा। वो अवाम को बेवकूफ़ समझता है, तो अवाम को बेवकूफ़ समझने का काम उन्होंने किया। पैराशूट से वो उतरे, हम नहीं उतरे। उन्होंने जिस जगह से चुनाव जीता था, जिस जगह से वो आमदार थे 14 में, तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ना था। मैं समझता हूँ अगर वो वहाँ से चुनाव लड़े होते तो शायद उनको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जी, जो उम्मीदवार को आपने टिकट दिया था वो उम्मीदवार कहाँ है? भाई मैंने आपको पहले मैंने तो आपको यही बोला ना कि हमारे पास, जी माजी शहराध्यक्ष भी दिख रहा है। नहीं, माजी शहराध्यक्ष बैठे हैं ना पीछे। हाँ, आए होते साथ पे तो मंच पे बैठते थे भाई हमारे पार्टी के नेता है वो, हम तो वो पीछे बाद में आके बैठे। मैं भी अक्सर बेशतर ऐसा होता है, कहीं प्रोग्राम चलते रहता हूँ तो हम लोग। पूर्व से आपका महाविकास आघाड़ी से गठबंधन था, फिर क्यों टिकट दिया गया? भाई ऐसा है कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर ये तय किया था हमने कि फ्रेंडली फाइट भी हम कर सकते हैं, करेंगे, ऐसा 5-6 जगह हम लोगों ने बोला, तो इसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग हो भी गई थी। तो लेकिन ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि हमने चुनाव जो है पूर्व से इसलिए दिया कि वो उम्मीदवार भी पूर्व से ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और जब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है आपके नचैया इम्तियाज़ जलील ये मध्य से लड़ने वाले हैं, तो हमने बोले कोई बात नहीं, अगर वो मध्य से लड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी बात काफ़ी पहले हुई थी इनसे, जब ये गफ्फार भाई बदल जो आप करने वाले कब तक होंगे और कब? अभी आज ही उसी के लिए सीरियस डिस्कशन करने हम लोग बैठ रहे हैं। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, इसके अंदर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। और जो बात आप बोल रहे हैं उस बात को कुछ पदाधिकारी को निकाला जाएगा, कुछ नहीं क्या कुछ हम नहीं, समाजवादी पार्टी मिलकर अभी तय करेगी, हमारी कोर कमेटी तय करेगी, शहर के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। आपकी बात को बहुत सीरियसली हम लोग ले रहे हैं कि जब तक आंदोलन एक ऐसी चीज़ है कि आंदोलन से ही संगठन मजबूत होता है, और हम लोग जो है इस बात को मानते हैं, क्योंकि आज लगभग 30 साल से ज़्यादा समाजवादी में आंदोलन करते करते हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक जनता के इशू से नहीं जुड़ेंगे पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा। भावनात्मक तरीके से 5 साल या 10 साल आप राज कर सकते हैं, लेकिन आप जनता के इशू से दूर रहेंगे तो आप हमेशा नहीं रह सकते हैं। सर अभी आपने कहा कि वो मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ से लड़ रहा है पूर्व से, आपने मध्यस्थ किया, यानी आपकी बातों से ढके चुका बात में ये लव लेजर ये बात झलक रही है कि इलेक्शन के दौरान मतलब इम्तियाज जलील आपके कहने के सहानुभूति हमदर्दी किसके लिए? इम्तियाज जलील के लिए। आपने कहा कि हमें नहीं पता था। नहीं, देखिए एक बात सुनिए ना, क्या होता है कि अगर एक कोई इस्टेब्लिश लीडर हो, अगर वहाँ से हम दूसरा पहले से ही तय करके अनाउंस कर दे, तो होता क्या है कि हम पर ये आरोप लगता है, और हमसे ज़्यादा आप सवालात करते हैं कि उम्मीदवार एक माइनॉरिटी का जीतने वाला था, आप लोगों ने जानबूझकर पहले से प्लानिंग करके उसको हरा दिया। आप ही लोगों के सवालात से बचने के लिए हम लोगों ने वो उस वक्त पहले से तय किया था कि भाई ठीक है, हमको भाई आप हमारा जो उम्मीदवार है जीतेगा नहीं जीतेगा, हमारे को कोई उतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं बुनियादें थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, ये हमारा इंटेंशन था। तो समाजवादी पार्टी म्हणजे मुस्लिमांची पार्टी असा एक मेसेज जातो। हाँ, सही बात बोल रहे हैं आप। आपकी बात
हाँ, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कोई मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, देश के जितने प्रदेशों में अध्यक्ष है, उसमें महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम हैं। एक बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये वाहिद पार्टी है जो सब समाज को लेके चलती है। ये अलग बात है कि आज अगर हम लोग यहाँ बैठे इत्तेफाक से हमारे पास में नॉन मुस्लिम लीडर हमारे पास में यहाँ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जोड़ने का कहीं कोई कमज़ोरी है, ये हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की कमेटी हमारी अगर आप देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र की कमेटी के अंदर 50% से ज़्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अलग अलग समाज के लोग हैं महाराष्ट्र में भी। और होता क्या है, हमारा किसान सेल भी है जिसमें पाकीरे जी है। हमारे सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये हुई कि पिछले इलेक्शन के पीरियड के अंदर हमारे कार्य अध्यक्ष महाराष्ट्र के प्रताप राव जी होगाड़े का अचानक देहांत होने की वजह से वो हम लोगों को एक बड़ा सेटबैक लगा। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग कभी भी ये इस तरीके की राजनीति नहीं करते। वो इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। हम लोग जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर है। हम उस सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। तो समाजवादी पार्टी के नेता ही सारे जब नॉन मुस्लिम है, उसकी स्थापना करने वाले नॉन मुस्लिम है, हमें वो इशू अच्छा लगा। हमको ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको अगर एक गुलदस्ते में पिरोने का कोई काम कर सकती है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो इसलिए हम उसके साथ हैं। तो ये हमारी अच्छाई है जो हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सुनिए ना, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हम लोग कोई मुस्लिम लीग तो नहीं बना रहे, हम लोग कोई MIM की तो बात नहीं कर रहे। हम तो हर उस पार्टी का भी विरोध करते हैं जो खालिस किसी कम्युनिटी के नाम पर चलती है। देश के अंदर वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र में ये क्यों हो गया कि आप मुसलमानों की पार्टी बन गए? उसकी वजह है, सुनिए ना, उसकी वजह है कि हमारे पास में जो इश्यूज़ है, जैसे क्या होता है आज महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम को अनदेखा किया जा रहा है, ये हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। अब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हम तो हर उस आदमी की आवाज़ उठाते हैं जो दबा, कुचला, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक कोई भी हो। तो हमारे पास में जो इश्यूज़ आते हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहा है मुस्लिम के साथ में इनजस्टिस। तो हमारे पास में जब सबसे ज़्यादा इनजस्टिस जिनके साथ में हो रहा है उनकी आवाज़ भी हम नहीं उठाएंगे। कम्युनिटी के साथ भी हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ कोटा ठहरा के नहीं सकते कि ये कैटेगरी के इतने लोग होने चाहिए, इतने होने चाहिए? ये आपसे मैं इस बात के लिए आपको इनवाइट करता हूँ कि मुझे आप लोग जैसे कुछ अच्छे लोग साथ में दीजिए, हम लोग सर पे बैठा के रखेंगे, आप लोगों के नेतृत्व में हम काम करेंगे। की बात नहीं है, पार्टी में प्रोटोकॉल होना चाहिए। है प्रोटोकॉल। ये लोग इतने रिजर्वशिप होने, इतनी रिजर्व रहेंगे, ये बात नहीं। वो कैंडिडेट को अपन उसको देखिए, अभी मेरे साथ में ना मेरे साथ मेरे एक सर, मिनट आप सुनिए। अभी भी महानगर पालिका की अगर बात हुई तो वही 20 से 24 आप वार्ड टारगेट करेंगे जहाँ मुसलमान ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे, या ऑर्डर के पास आप क्यों नहीं अप्रोच कर रहे? ये मेरा सवाल है। वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि हम तो ऐसा देश में ऐसा सेकुलरिज्म चाहते हैं कि बॉम्बे के अंदर दादर से कोई मुस्लिम चुनकर आए और भिंडी बाज़ार और वाला जो एरिया है जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ से हमारा हिंदू भाई चुनकर आए। जब तक ये बराबरी है, ये सेकुलरिज्म नहीं आएगा, इस देश के अंदर सही सेकुलरिज्म नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, पिछले कुछ सालों के अंदर, ये पहले था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो है इस तरीके की जो विचारधारा काम कर रही है वो इस देश को बर्बाद कर रही है। ये तो जो बात आप बोल रहे हैं वो हमारी दिल की इच्छा है। वो सर, मन्नत का घेराव कब करने वाले हैं? क्या बोले? मन्नत का घेराव। मन्नत एक नाचने गाने वाले का घर है, हमको उससे कोई लेना देना। अभी तक जितना भी आपका रुख था बात हाँ, करने का, हाँ, वो लगभग जो इम्तियाज जलील की तरफ था। मैंने नहीं, हाँ, आपके पास अभी तक आपने कुछ शहर के विकास या पार्टी खड़े करने के बारे में कुछ बात वही तो कर रही है अभी, शहर के विकास, डेवलपमेंट के इशू के ऊपर। जी, आप थोड़ा सा लेट हुए सर, आप बैठे थे। मैंने जो बात बोला, जी, आप मैंने जो बात बोला
तो पहली बात तो मैंने बोला, देश के अंदर जो विचारधारा की वजह से जो इस देश के आम लोगों को बांटने का काम चल रहा है, देश की वो मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो या तो दिल्ली को ज़्यादा कवरेज देती है या हैदराबाद को देती है। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ये आरोप नहीं, हकीकत है। मैंने एक अब्बास अंसारी का नाम बताया, यूपी के अंदर एक मुस्लिम एमएलए को इसलिए अयोग्य घोषित किया गया, उसके पहले दूसरे मुस्लिम एमपी को अयोग्य घोषित किया गया। जो ज़बान उन्होंने बोले उससे 100 गुना गंदी ज़बान, उन्होंने तो ऐसी बात ही नहीं बोले कि किसी समाज के न इम्तियाज़ जलील की जहाँ तक मैंने आपको बात बोला हूँ, इम्तियाज़ जलील का मसला ये है कि इम्तियाज़ जलील जो है वो एक साधारण मीडिया से आए हुए आदमी है। वो ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। आज उन्होंने जो है करप्शन, जहाँ दलाली, अगर अबू आसिम आदमी साहब को दलाल वो बोल रहे तो मेरा भी तो हक है ना कि मैं मन्नत यहाँ बना है और एक ऑटो वाले ने अपना पैसा, नहीं, ये मेरा रूटीन है। अभी यहाँ से औरंगाबाद से शोलापुर जा रहा हूँ मैं, हाँ, उसके वहाँ भी सुनिए ना, उसके बाद नांदेड़ जा रहा हूँ मैं, हर शहर में जा रहा हूँ। ये तो मैं अभी आते आते एक यहाँ आने के पहले एक घंटा पहले मैं वीडियो देख रहा था, मैं तो उसके पहले देखा भी नहीं। आप कभी भी वीडियो देखिए, कोई इशू नहीं है। आप मन्नत का घेराव करेंगे या इम्तियाज जलील को आपके यहाँ के कार्यकर्ता काले झंडे बताएंगे, घेराव डालेंगे या तो बड़ा कुछ काम करने वाले। देखिए एक बात सुनिए ना, मैं इम्तियाज़ जलील का मन्नत का घेराव करके या काले झंडे दिखाकर कोई इतना बड़ा नेता मैं नहीं मानता कि उनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, वो चुनाव जीत सकते हैं, वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके कायद करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, वो कर सकते हैं। वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो विकास का कम होता है, जज्बात का ज़्यादा सौदा करते हैं, तो वो कर सकते हैं। हम लोग जो है इम्तियाज़ जलील को काले झंडे दिखाकर और उनके मन्नत का घेराव करके उनको इतना मीडिया फ्लैशबैक पूरे महाराष्ट्र में देने का काम हम क्यों करेंगे? नहीं, हमको इशू, जनता के इशू पे उठाएंगे ना हम लोग आवाज़। और आपने जो सलाह दे रहे हैं आप लोग, मैं आज अपने पार्टी के नेताओं से ये बोलूँगा कि जनता के इश्यूज़ पर आप नेताओं को काले झंडे दिखाइए। औरंगजेब का जो स्टेटमेंट अबू आज़मी साहब ने करा था, उसके बाद तो पूरा राज्य चला था, तो ये तो आपको भी मिला था। नहीं, सुनिए ना, अबू आसिम आदमी साहब ने जो बात बोले थे कैजुअल बात बोले थे। अबू आसिम आदमी साहब ने कोई नई बात नहीं बोले थे। अबू आसिम आदमी साहब ने वो बात बोले थे जो इतिहासकार बोलते हैं, और उसके बाद वो एक चर्चा भी शुरू हो गई थी। वो तो ऐसा है कि हम तो चाहते थे जिन लोगों ने कहा कि भाई औरंगजेब, मैंने बात देखिए, सुनिए ना, आदमी उनको बोलता है जिनको अपना समझता है। मैंने वो मीडिया के बारे में बोला जो इस देश के अंदर, इतना वायरल हुआ, उसके ऊपर है ना, यहाँ तक कब्रें तोड़ने तक लोग आ गए थे। नहीं तो हम तो बोल रहे थे ना कि जो लोग कब्रें तोड़ने आ रहे थे ना, हम उनको ये देख रहे, बोले हमने कि भाई आप कब तोड़ रहे, ये तो बताओ हमको, क्योंकि नहीं, हमको मालूम है कि जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जो सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री है, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो हम तो यही बोल रहे थे ना कि आप कब तोड़, क्योंकि हमको मालूम है उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। सर देखिए, आप जिन्होंने शहर का नाम जिन्होंने बदले, आप उनके साथ में हैं। अभी आप बोले कि कब्र तोड़ने वाले कब तोड़ते, ये आप देखने वाले, आपका इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है इस देश के अंदर, देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत से चले। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो इश्यूज़ है जनता के, गरीबों के इश्यूज़ है, उस इश्यूज़ पर बात हो। हम चाहते हैं इस देश में महंगाई पर बात हो। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ रहा है, फ़िरका परस्ती के वजह से, अभी इंटेंशन ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी का संगठन का ढांचा बनाना ये हमारा मकसद है। उसी मकसद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों के देखिए, ये तो मैं अभी कोर कमेटी की मीटिंग अभी है, इसके बाद में, उसके बाद में संगठन बनाने की बात है। आज आप यहाँ पे शहर अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे? नहीं, आज तो कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे हम लोग। कितने नाम आए आपके सामने शहर अध्यक्ष के? कौन-कौन से नाम आए? मैं नाम तो आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3-4 नामों पर चर्चा चल रही है। आज उसके ऊपर में हम लोग कुछ बहुत जल्दी आपको पता चलेगा।